नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी हेडलाइंस पर। रामनगर में बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू, आने वाले चुनाव को लेकर होगी माथापच्ची, जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता। नेता प्रतिपक्ष को लेकर दिल्ली में रविवार को दिन भर चला मंथन, नहीं निकल पाया फैसला, गुटबाजी के भी आसार। उत्तराखंड डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान में दी उत्तराखंड एसटीएफ ने दबिश। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पौड़ी के लाल मनदीप सिंह को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। उत्तराखंड में 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक दिन में कोरोना के 100 से कम मामले, एक्टिव केस 2500 से नीचे। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी खबर की। उत्तराखंड में आने वाले समय में उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर असमंजस लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री की कुर्सी 9 सितंबर के बाद रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी लगातार सियासत चल रही है। तो वहीं अगले साल विधानसभा के फुल चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने रामनगर में अपना 3 दिन का चिंतन शिविर रखा है, जो कि रविवार से शुरू हो चुका है। रामनगर के ढिकुली में एक रिजॉर्ट में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर रविवार से शुरू हो गया। यहां पर बीजेपी के उत्तराखंड से जुड़े हुए कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी वहां पर पहुंचे हैं। आपको हम बता दें कि रामनगर में उद्घाटन सत्र में प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दीप जलाकर इस बैठक का शुभारंभ किया। ये बैठक 3 दिन तक चलेगी, ये शिविर 3 दिन तक चलेगा और 3 दिन तक इस शिविर में मिशन 2022 के लिए, उत्तराखंड में मिशन 2022 के लिए बीजेपी मंथन करेगी। साथ ही आने वाले समय में अगर उपचुनाव होते हैं तो उनकी तैयारी किस तरह से रहेगी, उनकी रूपरेखा किस तरह से रहेगी, इसको लेकर भी बीजेपी के द्वारा मंथन किया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में एंटर करने जा रही है और उसी को देखते हुए ये 3 दिनों का चिंतन शिविर यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर कि उत्तराखंड बीजेपी से जुड़े हुए दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, किस तरह की रणनीति रहेगी उस पर चर्चा वहां पर की जाएगी। तो रामनगर में चल रही इस बैठक में न सिर्फ ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में चुनावी एजेंडा किस तरह से रहेगा, बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि प्रदेश में जिस तरह से अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो वो बीजेपी पर हमलावर हो रही है, तो उसका जवाब किस तरह से बीजेपी देगी। इन तमाम बातों की रूपरेखा रखी जाएगी। अलग अलग सत्रों में ये 3 दिनों का शिविर चलेगा। हर सत्र की समयावधि अलग होगी और उसके बाद बैठक के बाद जो कुछ भी सार निकलेगा उससे बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता वापसी करने की कोशिश करेगी और उस कोशिश के लिए क्या रणनीति रहेगी वो इन 3 दिनों में इस चिंतन शिविर में रामनगर में तैयार किया जाएगा। चलिए अब बीजेपी के बाद बात करते हैं कांग्रेस की। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने एक और संकट यह है कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अपने बीच में से करना है। इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष थी, उनके निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो चुकी है। हल्द्वानी विधायक की सीट भी खाली हो चुकी है। उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस को उससे पहले जिस समस्या से पार पाना है वो है नेता प्रतिपक्ष की सीट। यानी कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस में कौन होगा इंदिरा हृदय के चले जाने के बाद। अब कांग्रेस के पास 10 विधायक बचते हैं, लेकिन इन 10 विधायकों के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान साबित नहीं हो रहा है। रविवार को कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में सभी दिग्गज नेता जुटे, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे वो केंद्र के हों। दिल्ली में इस बात को लेकर माथापच्ची पूरे दिन भर चलती रही कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाए, किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन पूरे दिन भर के बाद भी माथापच्ची करने के बाद भी, मंथन करने के बाद भी कांग्रेस फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक चली, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो मंथन चला, उसमें कांग्रेस के गुट भी देखने को मिले। अलग अलग गुट की वजह से, अलग अलग जातीय समीकरणों की वजह से कौन नेता प्रतिपक्ष होगा इस पर फाइनल राय नहीं बन पाई। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं और कांग्रेस चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी, क्या हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी। अगर हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ती है तो फिर प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का संतुलन बनाए रखना यह कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 गुट भी वहां पर देखने को मिले। एक गुट किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहा है तो दूसरा गुट किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहा है। अब ऐसे में चुनाव में जाने से पहले और उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष की समस्या से पार पाना
एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी समय पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी हो और पार्टी के अंदर कोई दो फाड़ देखने को मिले, वो भी चुनाव से पहले। ऐसे वक्त में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है और कांग्रेस के पास सिर्फ 10 विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या और चुनौती काफी बड़ी कांग्रेस के लिए यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल सोमवार को यानी कि आज एक बार फिर से कांग्रेस के नेता जुटेंगे और यह तय करने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। 15 जून को उत्तराखंड में देहरादून में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के नाम पर सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई गई और इस फर्जी आईडी से लोगों से पैसों की डिमांड की गई, पैसों की मांग की गई। तब से लेकर और अब तक, जब यह केस दर्ज हुआ तब से लेकर अब तक पुलिस लगातार छानबीन करती रही और 12 दिन के बाद आखिरकार पुलिस को एक सफलता मिली है। डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले एक आरोपी और एक उसके साथी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी और 12 दिनों के एक लंबे अंतराल के बाद यह पता चला कि डीजीपी के नाम पर जो फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिससे पैसों की डिमांड की जा रही है, वो दरअसल संचालित हो रही है राजस्थान के भरतपुर से। राजस्थान के भरतपुर में उत्तराखंड एसटीएफ ने दबिश दी, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया। यह भी बताया गया कि जो ये फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी, ये गूगल पे या फिर फोन पे तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसों की डिमांड लोगों से कर रहे थे और अब इन लोगों को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर साइबर क्राइम कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, कितनी तेजी के साथ इसके मामले बढ़ रहे हैं और कितने लोग इसकी ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब खुद डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है तो फिर बाकी की क्या स्थिति होगी। लेकिन इस पर एक आवश्यकता यह भी है कि सभी लोगों को इस मामले में जागरूक होने की भी आवश्यकता है कि किस तरह से हम साइबर क्राइम से, साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। ओटीपी के नाम पर लोगों से ठगी कर ली जाती है, लोगों के पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। ऐसे कई हथकंडे हैं, ऐसे कई जरिए हैं जिनसे इस दौरान ठगी की जा रही है। लेकिन बहरहाल इस मामले में डीजीपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसों की डिमांड करने वाले के मामले में फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के भरतपुर से एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब बात उत्तराखंड के लाल की। उत्तराखंड के लाल पौड़ी के रहने वाले मनदीप सिंह नेगी जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जहां पर सीमा की सुरक्षा करते वक्त उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनकी शहादत की खबर जब उनके गांव में आई तो गांव में मातम पसर गया चारों तरफ। इसके बाद रविवार को शहीद मनदीप सिंह नेगी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद मनदीप सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने कई लोग वहां पर पहुंचे। उनके रिश्तेदार, उनके गांव के लोग, हर किसी की आंखें नम थी। पौड़ी के इस जाबाज बेटे ने देश की सुरक्षा में अपनी जान भी बलिदान कर दी है। उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पौड़ी पहुंचे। पौड़ी के सकनोली गांव के रहने वाले थे मनदीप सिंह और वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया सैन्य सम्मान के साथ। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वहां पर गए, उनके साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल मौजूद थे, सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। सभी लोगों ने मनदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिस सड़क से वो आए थे उसकी स्थिति काफ़ी कच्ची थी, उसका डामरीकरण पहले तो हो और उसके बाद उस सड़क को शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम से जाना जाए। वहाँ पहुँचे गणेश जोशी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, सैन्य कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने भी ये कहा कि जो भी सहायता परिवार को देनी है वो तत्काल प्रभाव से परिवार को सहायता दी जाए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम क्या कुछ परिवार के लिए कर सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जो भी संभव होगा देश के लिए जान गंवाने वाले हर एक वीर सैनिक के परिवार को सहायता दी जाएगी। उनके साथ सरकार खड़ी है, ये बातें उन्होंने कही। आपको बता दें कि शहीद मनदीप सिंह नेगी अपने घर के इकलौते चिराग थे। परिवार ने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया। कुछ ही महीनों में मनदीप सिंह नेगी की शादी भी होनी थी। उनकी शादी की तैयारियां जहां एक तरफ चल रही थी, महज 23 साल की उम्र मनदीप सिंह की थी, लेकिन शादी से पहले ही उनकी शहादत की खबर घर पहुंची। वहां पहुंचे एक सैन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि किस तरह से जब वो सीमा पर तैनात थे, अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तो वहाँ पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से जो 2 जवान वहाँ पर खड़े थे, जो ड्यूटी दे रहे थे, वो 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से एक जवान तो बच गया, लेकिन मनदीप सिंह नहीं बच पाए। उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार उनको शहादत मिली, वो शहीद हो गए। और उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुँचा तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि ढाढ़स बनाने, सांत्वना देने कई लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन परिवार ने अपना इकलौता बेटा खोया है, ये भी एक बड़ी बात है और हम भी शहीद मनदीप सिंह नेगी को सलाम करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में लगभग 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने के एक लंबे समय के बाद आखिरकार कोरोना के मामले 100 से नीचे आए हैं।
पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 82 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जो एक्टिव केस प्रदेश में है वो भी अब 2500 से नीचे आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 82 संक्रमित और 2 लोगों की मौत के अलावा अगर हम बात करें, एक्टिव केस अब 2465 हो चुके हैं। 2465 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बहुत कम मामले लगभग हर ज़िले से सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 38 मामले देहरादून में दर्ज किए गए हैं और 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। एक देहरादून के दून अस्पताल में और एक ऋषिकेश एम्स में मृत्यु हुई है। रविवार को 122 लोग भी, यानी कि जो 82 केस सामने आए, 122 लोग भी कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं और 3 महीने के बाद 100 से कम केस कोरोना के सामने आए हैं, जो कि एक राहत की बात है। ब्लैक फंगस के 6 नए मामले आए हैं। इसी के साथ ही 492 ब्लैक फंगस के कुल मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 92 लोगों की मौत हो चुकी है और 80 मरीज ठीक होकर के घर लौटे हैं। कंटेनमेंट जोन प्रदेश में 3 रह गए हैं। बहरहाल मामले बड़ी तेजी के साथ कम हुए हैं, 100 से कम भी आ चुके हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्सपर्ट्स के द्वारा तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।